नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। अरस्तु ने राज्य के बारे में क्या कहा और किस प्रकार की उसकी राज्य के प्रति सोच थी, अवधारणा कैसी थी उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहली बात कि राज्य की अरस्तु के अनुसार उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ। तो एक बात तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि प्लेटो अरस्तु में राज्य की उत्पत्ति को लेकर के बड़ा अंतर था। ये दोनों जो है हालांकि प्राकृतिक रूप से राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं, लेकिन अरस्तु के अनुसार राज्य की जो उत्पत्ति हुई वो विकास के रूप में हुई, एक डेवलपमेंट था। लेकिन जो हम बात करते हैं प्लेटो के संबंध में, तो वहाँ पर राज्य जो है वो विकास का परिणाम नहीं था, बल्कि राज्य जो है वो स्वतः इस एक समझौता बन गया। यानी समझौता भी किसके रूप में, हालांकि ध्यान रहे प्लेटो अरस्तु में आप समझौता शब्द काम में मत लेना, लेकिन एक रूप समझौते का सा दिखाई दिया। कैसे? जैसे शासक वर्ग में दार्शनिक शासक, दार्शनिक राजा जैसे हम बोल सकते हैं, उसके साथ सैनिक, वो दोनों मिलकर के जो है वो राज्य संचालित करेंगे और उत्पादक वर्ग वहाँ पर प्रोडक्शन करेगा। तो इस प्रकार का एक जो है रूप दिखाई देता है जिसके अंदर आपस में समझौता सा दिखाई देता है। किंतु जब हम बात करते हैं अरस्तु की, तो वहां तो निश्चित रूप से और पूरी तरह से स्पष्ट रूप से राज्य विकास करता हुआ दिखाई देता है, विकास का ही परिणाम दिखाई देता है। जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यानी कई व्यक्ति मिले और राज्य बन गया। ठीक है, यहां हम जब पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है, यानी अगर मनुष्य की आवश्यकता नहीं होती तो शायद राज्य बनता ही नहीं। ठीक है, ये दो बड़े अंतर उसमें दिखाई देते हैं। यानी जब भी आपको ये देखा, आपको जब कोई सेंटेंस दिखाई दे उसमें इतना देख लेना कि राज्य जो है व्यक्तियों से बना है, यानी राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये दिखाई दे तो प्लेटो कर देना, और आवश्यकता के कारण राज्य उत्पन्न हुआ है ये दिखाई दे तो अरस्तु कर देना। ये अंतर आपको बेसिक रूप में दिखाई देगा। ठीक है, तो शुरुआत करते अपन। अरस्तु राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत को स्वीकार करता है। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई? जीवन की आवश्यकताओं से। अगर आवश्यकता नहीं बढ़ेगी तो राज्य की उत्पत्ति भी नहीं होगी। ठीक है ना। वो कहता है कि जब व्यक्ति को आवश्यकता पड़ी तब व्यक्ति ने परिवार बनाया, जब परिवार में भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई तो समाज बनाया, समाज में आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई तो फिर गांव बना, और गांव में भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई तब राज्य बना, और राज्य में व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो गई। ये बात कौन कहता है? अरस्तु। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति जो है अरस्तु के अनुसार आवश्यकता के कारण से हुई। आगे चलते हैं। परंतु उसका अस्तित्व सदजीवन की सिद्धि के लिए बना हुआ है। अब चलो एक बात वो कहता है अरस्तु कि ठीक है, आवश्यकता थी तो राज्य बन गया, राज्य में आवश्यकता की पूर्ति हो भी गई, आवश्यकता की पूर्ति हो गई, सारी आवश्यकताएं पूरी, अब राज्य को समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, फिर अरस्तु कहता है कि अब वर्तमान में है वो क्यों है? वो है सदजीवन की सिद्धि के लिए। मतलब आवश्यकता तो पूरी हो गई लेकिन अच्छा जीवन चाहिए, उसके लिए वर्तमान में राज्य है। ठीक है, वरना तो आवश्यकता तो पूरी हो चुकी थी जिस दिन राज्य आया था उस दिन ही, लेकिन अब वर्तमान में इसलिए है कि सदजीवन की प्राप्ति हो सके। इसलिए अरस्तु ने राज्य को कुलों यानी परिवारों, ग्रामों का ऐसा समुदाय माना है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यानी व्यक्ति से फिर परिवार, परिवार से ग्राम, इस प्रकार से जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, ये विकास जो है वो अंततः क्या लेके दार आपको पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो व्यक्तियों से विकास होते हुए राज्य तक पहुंचे और वर्तमान में आत्मनिर्भर जीवन आपको प्रदान करने के लिए राज्य बना हुआ है। ये बात कौन कहता है? अरस्तु कहता है। तो बेसिकली दोनों का अंतर अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा प्लेटो अरस्तु का। प्लेटो व्यक्तियों से राज्य का निर्माण होता है, इतनी बात करके कंप्लीट कर देता है। राज्य व्यक्तियों का विराट रूप है। ठीक है, इतनी बात करके कंप्लीट कर दी। लेकिन यहाँ अरस्तु कहता है कि नहीं, ये डेवलपमेंट का परिणाम है, धीरे धीरे विकास हुआ और अंततः आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति हो गई। आगे चलते हैं। आगे बात आती है कि राज्य की विशेषता क्या थी। अरस्तु ने जो राज्य बनाया उस राज्य की विशेषता क्या है? जो राज्य निर्मित हुआ
विकास के कारण से जो राज्य निर्मित हुआ, उस राज्य की जो है वो विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहली विशेषता है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। स्वाभाविक संस्था, इसका मतलब क्या हुआ? अपने आप आया। राज्य जो है स्वाभाविक का मतलब क्या होता है कि जरूरत पड़ी और आ गया, और ऐसा ही हुआ क्योंकि सबसे पहले क्या था? व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई तो उसने परिवार बनाया, परिवार में आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई तो ग्राम, फिर उसके बाद समाज के बाद गांव, और गांव के बाद राज्य, इस प्रकार से तो बना। तो इसका मतलब क्या है कि स्वाभाविक का मतलब होता है अपने आप, धीरे धीरे, जैसे जैसे जरूरत पड़ी और वो बन गया। तो सबसे पहली विशेषता राज्य की, जो अरस्तु वाला राज्य है उसकी, कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। ठीक है, इसको विस्तार से देखें तो राज्य परिवारों का ही वृहद, यानी परिवारों से ही बड़ा रूप बना है। परिवारों का ही क्या है? वृहद रूप है। ठीक है, वृहद रूप होने के कारण यह भी वैसे ही स्वाभाविक है जैसे कि परिवार। जैसे परिवार स्वभावतः बन गया ऑटोमेटिक क्योंकि जरूरत पड़ी और बना लिया, वैसे ही राज्य भी जरूरत पड़ी और बन गया। अतः स्पष्ट है कि जिन संस्थाओं पर राज्य आधारित है वे संस्थाएं स्वाभाविक हैं, चाहे वो परिवार है, चाहे गांव है, चाहे समाज है, वो सब स्वाभाविक है, जरूरत के अकॉर्डिंग बनी है। तो निश्चित रूप से राज्य भी एक स्वाभाविक संस्था ही है क्योंकि उसका भी निर्माण जरूरत से ही हुआ है। तो निश्चय ही स्वाभाविक संस्था के रूप में विकसित हुई है और स्वाभाविक ही राज्य होगा। अरस्तु का मत है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था इसलिए भी है। दूसरा रीजन और क्या है? पहला रीजन तो ये कि राज्य खुद स्वाभाविक संस्था क्यों है, क्योंकि वो जिन संस्थाओं पर टिका हुआ है वो सारी, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो जो है समाज हो, सबके सब स्वाभाविक है, इसलिए राज्य भी स्वाभाविक है। पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है? राज्य एक स्वाभाविक संस्था इसलिए भी है कि राज्य का जन्म मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और उसके सर्वांगीण विकास के लिए स्वाभाविक रूप से हुआ है। मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। दूसरा रीजन ये है। और आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य कैसे करता है? स्वभावतः करता है, उसका स्वभाव ही है कि वो आवश्यकता की पूर्ति करता है। ठीक है, तो इसलिए दो रीजन इसके अंदर बता सकते हैं कि राज्य स्वाभाविक संस्था है। उसके दो रीजन है। नंबर एक, ये जिन संस्थाओं पर टिका हुआ है वो सारी संस्थाएं स्वाभाविक है। और नंबर दो, मनुष्य जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वभावतः ही करता है। और राज्य क्या कर रहा है? राज्य मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। इसलिए दोनों कारणों से हम कह सकते हैं कि राज्य क्या है? स्वाभाविक संस्था है। आगे हम देखते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका रीजन है वो क्या है। अब है राज्य की दूसरी बड़ी विशेषता। अरस्तु की राज्य की दूसरी विशेषता क्या है? पहला हमने जान लिया कि राज्य स्वाभाविक संस्था है। दूसरी विशेषता, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। देखिए यहां एक बात समझने की है। अगर आपको यह कहा जाए कि साइकोलॉजिकली रूप से राज्य क्या है, तब तो है राज्य व्यक्ति से पूर्व की संस्था। और अगर आपसे पूछा जाए कि समय के अकॉर्डिंग राज्य कैसी संस्था है, तब व्यक्ति के बाद की संस्था। और ये दोनों बातें किसके संबंधित? अरस्तु से संबंधित मान करके चलनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो कि हम साइकोलॉजिकल और दार्शनिक की बात हम कर रहे हैं, इसलिए इस पॉइंट को आधार मानते हुए चलेंगे कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य यह नहीं है कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हो चुका था। ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले नहीं हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टि से तो व्यक्ति पहले आया था, लेकिन साइकोलॉजिकली मैंने बताया मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप से राज्य नामक संस्था पहले आई थी। यह कैसे हुआ? इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है। पूर्ण हो गया ना भाई, जैसे व्यक्ति था अपूर्ण था तो उसने परिवार बनाया, परिवार भी अपूर्ण रहा तो समाज बनाया, समाज भी अपूर्ण रहा तो फिर गांव, और गांव में भी अपूर्णता रही तब जाकर क्या बनाया? राज्य। और राज्य में उसकी आवश्यकता की पूर्ति हुई, इसका मतलब वो पूर्ण है। और पूर्ण है इसलिए ये बात कह रहा है कि राज्य क्या है और पूर्णता है। अच्छा एक बात और समझिए, राज्य क्या हुआ? पूर्ण हो गया। अब वो कहता है अरस्तु क्या कि पूर्णता पहले आती है और उसके बाद अंग आते हैं। जैसे उसने उदाहरण दिया कि जब बच्चा जो है गर्भ में रहता है ना, तो सबसे पहले पिंड के रूप में, पूर्णता के रूप में आता है, फिर उसके बाद उसके हाथ पैर आंख नाक सर ये बाद में निकलते हैं। इसलिए वो कहता है, अरस्तु कहता है कि चूंकि पूर्णता पहले आती है और राज्य भी क्या है? पूर्ण है, इसलिए इस आधार पर राज्य पहले आया और उसके बाद जैसे पिंड के अंग अलग अलग बाद में आते हैं,
वैसे ही राज्य के अंग, जिसके अंदर परिवार है, समाज है, गांव है, जो भी है, वो सब बाद में आए। तो इस आधार पर पहले क्या आया? राज्य आया। ये आधार उसने लिया था। इसे साइकोलॉजिकल आधार मानते हुए उसने ये कहा कि राज्य क्या है? व्यक्ति से पूर्व की संस्था है। यह कैसे हुआ? इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व है। व्यक्ति क्या है? एक तत्व ही तो है वो पूरे के पूरे राज्य का। राज्य का अगर व्यक्ति को देखा जाए तो राज्य का क्या है? एक तत्व है। पूर्णता पहले आती है, उसके बाद में अंग, इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती संस्था है। केवल ये आधार जो मैंने बताया ना, गर्भ वाला, ठीक है, कि गर्भ में मनुष्य पिंड के रूप में पहले आता है और उसके बाद अंग आते हैं, वैसे राज्य पहले आता है और उसके बाद व्यक्ति और राज्य, गांव, ये सब जो संस्थाएं हैं वो बाद में आती है। इस आधार पर जो है राज्य क्या है? व्यक्ति से पूर्ववर्ती संस्था है। ठीक है, अब चलते अपन तीसरी विशेषता। दो विशेषताएं अपन ने जानी। पहली विशेषता क्या थी? पहली विशेषता थी राज्य स्वाभाविक संस्था है। दूसरी विशेषता राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती संस्था है। तीसरी विशेषता राज्य सर्वोच्च समुदाय है। सर्वोच्च समुदाय है, इसका मतलब क्या है कि इससे बड़ा समुदाय हो ही नहीं सकता। भाई आपने शुरुआत व्यक्ति से तो की और व्यक्ति के बाद में परिवार, समाज, गांव सब कुछ कर लिया, अंत में क्या आया? राज्य, और उसमें आपकी हो गई पूर्ति। तो इसका मतलब इससे बड़ा समुदाय है क्या? नहीं है, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वहां आवश्यकता की पूर्ति होगी। तो इस आधार पर वो कह सकता है कि राज्य क्या है? सर्वोच्च समुदाय है। इस दृष्टिकोण के पक्ष में अरस्तु कहता है कि प्रथम, पहला कारण तो क्या है कि राज्य सर्वोच्च है? वो ये कि राज्य में अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं होती हैं। ये केवल राज्य के अंदर ही कार्य करती हैं, ये राज्य के अधीन होती हैं और राज्य का इनके ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। मतलब ये कि इससे बड़ी संस्था कोई नहीं होती राज्य के अंदर। जितनी भी, चाहे वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका ही है, जो इसका अंग पड़ते हैं राज्य के, वो भी मूलतः तो राज्य के अंडर में ही है। इसके अलावा यहाँ के व्यक्ति, परिवार, समाज, संस्थाएं जो भी कोई हैं, या इस राष्ट्र के पूरे संसाधन हो सकते हैं किसी भी राष्ट्र के, वो सब किसके अधीन आएंगे? राज्य के। कि राज्य क्या है? राज्य सबसे सर्वोच्च संस्था है, उससे ऊपर कोई नहीं है और वो सबको अपने अधीन कर सकता है। तो पहला आधार। दूसरी, राज्य के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं एक पक्षीय होती हैं। राज्य ही एकमात्र संस्था है जो व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका अधिकतम विकास करता है, अतः राज्य सर्वोच्च समुदाय है। तो दो बातें क्लियर हो चुकी। राज्य सर्वोच्च क्यों है? पहला कारण, राज्य के अधीन ही सब कुछ है, राज्य किसी के अधीन नहीं है। और नंबर दो, दूसरा कारण ये कि जितनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो राज्य ही कर सकता है। राज्य से ज़्यादा कोई नहीं ऐसी संस्था जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति कर दे। राज्य सर्वोच्च है, उससे ऊपर कोई संस्था नहीं कह सकते हम। यानी ये लोग ईश्वर को तो नहीं मानते बिल्कुल भी, राज्य हो गया बस ईश्वर है, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना कि इससे बड़ी संस्था कोई नहीं है, अतः राज्य सर्वोच्च है क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति में सबसे ऊपर है, इसके अंदर ही जो है सब कुछ समाहित है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं, 3 पॉइंट अपने हो चुके हैं, ठीक है। चौथे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं और चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि राज्य का जो स्वरूप है वो जैविक है। और ये तो हमने पहले ही समझ लिया जब हम ये कह रहे हैं कि राज्य व्यक्ति से पूर्व की संस्था है और उसका आधार हमने लिया जैसे गर्भ में स्थित बच्चे का। उसमें क्या हुआ, उसके अंदर वो पिंड के रूप में पहले आया पिंड और उसके बाद उसके अंग आए। वैसे ही राज्य पूर्ण रूप में पहले आया और उसके बाद गांव, समुदाय, व्यक्ति सब आए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि राज्य के अंग हैं और जिसके अंग होते हैं ना वो जीव होता है। क्या होता है? जीव, ठीक। तो इसलिए राज्य का स्वरूप कैसा हुआ? जैविक हुआ, ठीक। तो चौथा आधार जो उसका बनाया, चौथी विशेषता जो राज्य की थी, अरस्तु के राज्य की, वो ये कि राज्य जैविक संस्था है। अरस्तु के राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका स्वरूप जैविक अथवा आंगिक है। उसने राज्य की तुलना शरीर से और व्यक्ति की तुलना हाथ जैसे अन्य अंगों से की। कहने का मतलब यह है कि उसने अंग के रूप में स्वीकार किया बाकी सब चीज़ों को और राज्य को एक पूर्ण शरीर के रूप में स्वीकार कर लिया। तो चौथी बात भी क्लियर हो चुकी है आपके। आगे हम देखते हैं 5वां पॉइंट, वो है कि राज्य आत्मनिर्भर संगठन है। राज्य क्या है?
आगे 5वां पॉइंट देखते हैं। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। आत्मनिर्भर किसे कहते हैं? जिसके बाद, यानी जो, ऐसा बोल सकता हूं कि वो संस्था जो किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, यही बात हुई आत्मनिर्भरता। और जब ये बात होती है तो इसका मतलब ये कि ये सबसे सर्वोच्च संस्था होगी। और ये बात हमने पहले पढ़ ली कि राज्य क्या है? सर्वोच्च संस्था है। और आत्मनिर्भरता इसके लिए ये है कि जब व्यक्ति की आत्मनिर्भरता नहीं हो पाई तब परिवार बना, परिवार भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाया तब समाज और फिर गांव, और अंत में जब राज्य आया तब आत्मनिर्भर बन गए सबका सब। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है, इसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। ठीक। अरस्तु ने आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया। उसने इसके लिए यूनानी शब्द आतर्किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको ध्यान रखना। आतर्किया का मतलब होता है आत्मनिर्भर। ठीक है, ये यूनान का एक शब्द है। एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि अरस्तु ने आत्मनिर्भरता के लिए किस यूनानी शब्द का काम में लिया था, तो वो कौन सा है? आतर्किया का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है पूर्ण आत्मनिर्भरता या पूर्ण निर्भरता। उसे किसी दूसरे की किसी भी स्थिति में जरूरत नहीं पड़ेगी अब। ठीक है ना। राज्य अगर आपको मिल गया तो इसका मतलब आप पूर्णतः आत्मनिर्भर हो चुके, अब आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। तो 5वीं विशेषता जो बताई जा सकती है राज्य की, वो है आत्मनिर्भर संगठन के रूप में राज्य है। 6वीं देखिए तो नगर राज्य। और ये बात तो पहले अपन ने जानते हैं कि अरस्तु जो है वो नगर राज्य की अवधारणा को स्वीकार करता है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता। उसका जो शिष्य जो है वो सिकंदर, वो राष्ट्र राज्य की अवधारणा को मानता है, लेकिन ये उसके विपरीत नगर राज्य को ही स्वीकार करता है, अर्थात रूढ़िवादी विचारक है। सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन किसे मानता है? वो नगर राज्य को ही मानता है। आगे हम देखें अंतिम रूप से तो राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। राज्य क्या है? आध्यात्मिक संगठन। तो ये तो वैसे स्पष्ट हो जाता है, जब राज्य को सर्वोच्च संगठन मानता है ना, बस वही समझ जाओ कि राज्य आध्यात्मिक हो गया, क्योंकि सर्वोच्च कौन हो सकता है? ईश्वर। और इसका मतलब राज्य क्या हो गया? ईश्वर हो गया, अर्थात राज्य क्या हो गया? आध्यात्मिक संगठन हो गया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। अरस्तु के अनुसार राज्य मानवीय समुदाय है, अतः इसका उद्देश्य मानवीय सद्गुणों या अच्छी शक्तियों का विकास करना है। तभी तो अरस्तु कहता है राज्य नैतिक जीवन में आध्यात्मिक समुदाय है। इतना शायद रखो आप तो कि राज्य सर्वोच्च है इसलिए आध्यात्मिक है, बस इतनी बात काफी है। ठीक है ना, क्योंकि जो सर्वोच्च है वो ईश्वर है और जो ईश्वर है वो आध्यात्मिक समुदाय है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे क्लियरली समझ सकते हैं। तो ये था अरस्तु के अनुसार राज्य। कंसेप्ट साधारण है, बस इसे एक बार और देखोगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके जो पॉइंट है ना मेन ये आपको हमेशा और परमानेंट याद रखने हैं, बस फिर कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।